जय हिंद स्टूडेंट्स एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी संडे। आज संडे है और आज टाइम था तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वीडियो लेके आऊं मैं। तो ये वीडियो रहने वाला है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब साइंस को कैसे आपने पढ़ना है अपने एग्जामिनेशंस के लिए। देखो ये वीडियो तो वैसे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप कौन सा भी एग्जामिनेशन दे रही हो, अपने बोर्ड्स दे रहे हो जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होने वाले हो, या स्पेशली जो आप क्लास 8th में हो और आप एंट्रेंस एग्जाम इस बार देने वाले हो सैनिक स्कूल का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में मैं यही बताने वाला हूं कि आपको चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। साइंस की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो आपके एनसीईआरटी से बेहतर कोई रिसोर्स है नहीं इसके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ना है और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो वहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से आपके एनसीईआरटी की जो लाइंस लिखी होती हैं उसी से उठ के क्वेश्चंस बन जाते हैं और ऑप्शंस फ्रेम हो जाती हैं। साइंस के क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने घबराना है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर आप एनसीईआरटी आपकी अच्छी है तो आपका हो जाएगा आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और पढ़नी कैसे है, क्या चीजों को स्किप आप करोगे ड्यूरिंग योर रीडिंग, वो चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो यही अभी मेरे सामने ओपन है क्लास 8th की एनसीईआरटी एंड चैप्टर नंबर है इसका 9 फ्रिक्शन। तो एक चैप्टर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और साथ के साथ हमारे इस चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो मेक श्योर अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि आप वहां से फिर नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करो और उसमें टिक करो वो लाइंस और वही पढ़नी है अपने पेपर से पहले, राइट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बातों में ज्यादा। तो फ्रिक्शन देखो, सबसे पहले तो चैप्टर के जो नाम होता है उसका दोस्तों मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो फिर वो चैप्टर किसी काम का नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, घर्षण। घर्षण माने कि आप कहीं किसी चीज पे चल रही हो, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। एक ऐसा रोड है, ठीक है, जो कि क्या है, रफ है, और एक ऐसा रोड है जो कि क्या है, प्लेन है, जिसके ऊपर मान लो कुछ भी ऐसी चीजें गिरी हुई हैं कि वहां से आप स्लिप कर सकते हो। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा मिलेगी। आपको फ्रिक्शन वहीं पे ज्यादा मिलेगी जहां पे आपके पैरों के नीचे और जमीन के बीच में एक प्रॉपर अटैचमेंट है, एक प्रॉपर कनेक्शन बन रहा है। तो वहां पे आप लोगों को क्या ज्यादा फ्रिक्शन देखने को मिलेगी, आप गिरोगे नहीं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप एक स्लिपरी मीडियम पे चल रही हो, स्लिपरी सरफेस पे चल रही हो, तो पैरों और जमीन के बीच में जो कांटेक्ट है वो उतना अच्छा सॉलिड नहीं होगा और आप स्लिप कर सकते हो, यानी वहां लैक ऑफ फ्रिक्शन है, आपको वहां फ्रिक्शन कम मिल रही है। तो यही सारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। फिर आगे चीजें आ जाती है। पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कई बार, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी है तो उसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी या लाइट ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगी। तो वही सब चीजों को ना अपने ध्यान में और दिमाग में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। फालतू यहां से आप पढ़ सकते हो लेकिन इतना कुछ पढ़ने की चीजें होती नहीं है, यहां से ज्यादातर नहीं आते हैं, बेसिक चीजें होती हैं। देखो अब यहां पे तुम देख सकते हो एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक बंदा है भाई, केले का छिलका था नीचे, सही सलामत चल रहा था, केले के छिलके के ऊपर पैर आया, पैर स्लिप हुआ, बंदा गिर गया। तो क्या हुआ, क्योंकि जो बनाना का जो छिलका आ गया ना उसके पैर के नीचे, उसने जमीन के साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया और इसके ऊपर पैर रख के वो स्लिप हो गया, यानी इसको फ्रिक्शन जो है वो नहीं मिली, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में देखो यहां दो एग्जांपल्स हैं। देखो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे ए डायग्राम है, बी डायग्राम, यहाँ पे बुक के थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। जैसे एक बुक यहाँ पे थी, आपने इसको क्या दिया, धक्का दिया, तो ये इसने अपनी पोजीशन को चेंज करा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, होता है क्या है, तो याद रखना फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम के एक माध्यम से मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड है, मोशन में यहाँ पे चल रहा है।
फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट एंड पे आएगी। कहां पे आएगी? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर कोई यहां से जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी हमेशा, तभी वो बॉडी रुकेगी। अगर मान लो वो यहां जा रहा है और इसी तरीके से किसी ने इसको इसी डायरेक्शन में धक्का दे दिया तो वो और जोर से गिरेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? एक ऑपोजिट फोर्स होती है जो चीजों को रोकने के लिए काम आती है। जैसे बसेस चलती हैं, आप देखते हो रोड पे बसेस चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, तो नीचे उसको खुरदुरा क्यों रखा जाता है? रोड को एकदम प्लेन क्यों नहीं करा जाता? शीशे की तरह क्यों नहीं चमकाया जाता? कारण फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, तो बस जैसे वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो रबर जो होगा वो उसके साथ अटैच होगा जो नीचे डाली होती है, और क्या होगा फिर वहां पे वो रुकेगा, वो ऑपोजिट फोर्स उसको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, एक यहां पे देखो, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन अलर्ट आप लोगों के लिए, क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग सोचते हो पेपर में कि सर क्वेश्चन कहां से आ गया? क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आ रहा है दोस्तों आपको। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस यहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये डायग्राम है इसका, उतना ऊपर याद रखोगे काफी आपके लिए, मोर देन एनफ है। ठीक है, अब यहां पे आओ जरा, चलते चलो चलते चलो। Why is the distance covered by pencil cell different every time try to, अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रही है, हमारे लिए उतने काम के नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं पूछेंगे। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देखो, मैं भी आपके साथ साथ में अभी इसको पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने पहले की पढ़ के रखी है ये बुक और मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, नहीं, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। क्यों? ताकि आपको भी वो वाला फील आए, एक फर्स्ट टाइम रीडर वाला, जैसे मुझे आ रहा है ये चीज, मैं भी आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपके साथ साथ चीजों को। तो मैंने अभी बताया ना कि जब आपके पैरों के बीच में और नीचे किसी भी बॉडी के सरफेस और नीचे का जो ग्राउंड सरफेस है उसके बीच जो खुरदरापन होता है, इरेगुलरिटीज होती हैं, उनके बीच जब कांटेक्ट होता है तभी फ्रिक्शन क्रिएट होती है, तभी फ्रिक्शन वर्क करती है। यही इसने लिखा है, इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो आपस में सरफेस दो जो है वो कांटेक्ट में आ रहे हैं तो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। ऐसा भी है, कई बार हमें देखने के लिए बहुत बहुत कोई मान लो प्लेन चीज दिख रही है, लेकिन इतने माइन्यूट इरेगुलरिटीज पोर्स उसके अंदर होंगे कि वो भी फ्रिक्शन क्रिएट करेगा अपने सर्टेन लेवल पे। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। अब वही इरेगुलरिटीज क्या कर जाती हैं, एक दूसरे के साथ लॉक कर जाएंगी, इंटरलॉक कर जाएंगी और बॉडी को रोकने का काम करेगी, एक ऑपोजिट फोर्स उनको देखने को मिलेगी। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। मैंने आपको यही समझा दी बात है, यही इसने लिखी हुई है। और यहीं पे आप पेपरों में कैसे ऑप्शन आपके लिए बनेगा, आपको मान लो वो स्टेटमेंट दे देगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन अ रफ सरफेस एज कंपेयर टू अ स्मूथ सरफेस। बनेगी ऑप्शन स्टेटमेंट, इसी सी बात है, टिक करो भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरीके से चैप्टर्स को अप्रोच करना है। और अगर आप में से कोई नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नया चैनल है आपके लिए और एक फ्रेश चैनल है। बीच में मैं इरेगुलर था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट नाउ ऑनवर्ड्स अब मैं रेगुलर रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा आपके एग्जामिनेशन तक और उसके बाद भी फर्दर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो, सिर्फ ऐसे नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट एंटरटेनमेंट। अगर आप इसको एजुकेशन की तरह ही लोगे तभी लाइफ में कुछ अच्छा बनेगा। एंटरटेनमेंट करने के लिए बाकी रिसोर्सेज बहुत हैं, आप उनकी तरफ जाइए। राइट, सो अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर्स को आपको रीड करवाऊं, एनसीईआरटी के चैप्टर को, साइंस को मैं फुल कोर्स इस पे डाल दूं यूट्यूब पे चैप्टर्स को रीड करवा के, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बोलिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं मेन जो भी है इंपॉर्टेंट चीजों को आपके लिए यहाँ पे रखूंगा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, अगर आपको समझ आ गया जो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो थैंक यू सो वेरी मच आपका। ठीक है, और चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन पेपर के पास। ठीक है, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर रखा था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। साइंस के सेक्शन में चलते हैं जरा इसमें। ओके, ये सॉल्व मैंने करवाया मेरे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं मेरे पास।
तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को सॉल्व करवाया हुआ है ये सारा का सारा। आप लोग भी कर सकते हो तैयारी, कांटेक्ट आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। So I will make sure I will mention my number, तो आप वहां से जो है वो तैयारी कर सकते हो, ठीक है। चलिए जरा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो चुका है ये, और इसको जरा आपके लिए थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे। चलो जरा इस क्वेश्चन पे जंप करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, विच सोर्स बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स वो होते हैं जो खतरे में होते हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं। तो वो हमेशा, देखो खतरे का रंग कौन सा है बोलो दोस्तों? लाल। आप बोलोगे लाल सर, तो भाई रेड डाटा बुक, बात खत्म। अगला देखोगे जरा क्वेश्चन, यहां पे देखो हाँ, इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी डिपेंड्स ऑन। अब जब ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होती है? जब आप जवान हो रहे होते हो, नई नई जवानी जो आ रही होती है, वो आप जब एक हार्मोनल ग्रोथ होता है, वो चेंजेस जो आते हैं एक सर्टेन एज पे, तो वो उसी प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे लड़कों के चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाती है, तो दैट इज प्यूबर्टी, राइट। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली, देखो ओनली वाला ऑप्शन तो गलत होता है ज्यादातर केसेस में, तो दिमाग में रख लेना। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज एंड जीन्स इनहेरिटेड, ये भी सही बात है। ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड एंड जीन्स इनहेरिटेड, बिल्कुल सही बात है। देखो एक्सरसाइज मेरे लिए तो फोर्थ ज्यादा रेलेवेंट रहेगा आंसर, क्यों? दूसरा तीसरा भी सही है, लेकिन चौथे में बात क्या बोलिए कि सही खाना खाओ अगर, और जीन्स तुम्हारी वैसी हो ना जो पेरेंट्स से आई हुई है, वो डिपेंड करेगा आपकी हाइट के ऊपर। पर्टिकुलरली हाइट की बात हो रही है यहाँ पे। अब हाइट अगर आपकी कम है, आपके पेरेंट्स की कम है, तो आपने देखा बच्चे बड़ी लटक रहे हैं, मान लो आपने एक्सरसाइज करी लटक गए, लटकने से क्या होगा कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी? ज्यादा नहीं बढ़ेगी, सर्टेन थोड़ा सा कहीं अंतर आ सकता है, बट नहीं बढ़ेगी। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर जीन्स एंड इफ यू विल ईट राइट काइंड ऑफ फूड। तो फोर्थ नंबर इज अ गुड आंसर फॉर दैट। सेकंड थर्ड भी सही है, लेकिन तीसरा चौथा आंसर ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से देखो यार, आप साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूं मैं। लेट्स जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। Identify the endemic flora of the Panchmadi Biosphere Reserve from the following। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, देखो जीके में क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कहां पे है, तो आपका जीके भी अपने स्ट्रॉन्ग रखना है पहला। और पूछा क्या है? एंडेमिक फ्लोरा ऑफ दी। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? जिस बच्चे ने इसका मतलब निकाल लिया, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है फ्लोरा, एक होता है फोना। तो फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर मतलब पत्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, फूल पत्तियों की, प्लांट्स की बात। फोना मत माने की एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सो बाइसन एंड फ्लाइंग स्क्वेरल, देखो बाइसन तो फिर कैसे आएगा? ये तो दोनों के दोनों क्या आ गए? एनिमल्स नहीं आ गए। बाइसन एंड साल, साल तो है, ये भी गलत आ गया, बाइसन आ गया। साल एंड वाइल्ड मैंगो, फ्लाइंग स्क्वेरल, देखो अब इसमें फोना इन्वॉल्व हो गए, वो तो गलत ही हो गए ना ऑप्शन। कॉमन सेंस, मैं हमेशा बोलता हूं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। साल भी प्लांट है और वाइल्ड मैंगो भी प्लांट है, तो ऑप्शन 3 जो है वो सही रहेगा इसका। देखो अगर हमने एक वर्ड को पकड़ा फ्लोरा को और उससे पूरा क्वेश्चन निकाल लिया, हमें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। मैं तो ये बोलता हूँ कितने सारे क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर जो बच्चा कॉमन सेंस से स्ट्रॉन्ग है, जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको तरीका अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। अगर आपको समझ आया दोस्तों, तब चैनल की सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा कंटिन्यूटी में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एग्जामिनेशन की जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जिस किसी ने भी मेरे भाई बंधु ने ये वीडियो एंड तक देख लिया है, तो अगर आप चाहते हो कि पर्सनलाइज्ड अगर आप मेरे से कोचिंग चाहते हो, या आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, अभी 2 मंथ है हमारे पास, नवंबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी में होना आई थिंक, सॉरी, तो 2 मंथ हैं। तो आप वो 2 मंथ के लिए आप अगर चाहते हो तो स्पेशल आप मेरे पास गाइडेंस ले सकते हो। और उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ अपना 7803
70418336। दिस इज माय नंबर। ठीक है, आप कभी भी कॉल करिए, आप कॉल डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस पे व्हाट्सएप नहीं होगा, इस पे आप कॉल कर सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा माध्यम ये भी है कि आप यूट्यूब पे नीचे कांटेक्ट कर दो, आई विल शेयर माय डिटेल्स विद यू गाइस। ठीक है, और वहां पे हम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स आप नीचे लिख सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट संडे।